आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है छात्रों, वो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है प्लांट सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप कोशिका। ठीक है, तो पादप कोशिका के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि पादप कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, और पादप कोशिका के क्या कार्य होते हैं। इन सभी टॉपिक से आज हम डिस्कशन आपसे करेंगे। ठीक है, तो जो कोशिका होती है छात्रों, वो होती है दो प्रकार की, एक पादप कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका होती है। ठीक है, तो हम आज आपसे डिस्कस करें प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है, कोशिका जनरली बात करें तो कोशिका का निर्माण जो है वो विभिन्न मतलब कि छोटे छोटे सूक्ष्म ऊतकों से मिलकर के कोशिका जो है वो बनी होती है। ठीक है, जो कि सभी जीव में, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी में कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, और कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाओं के द्वारा ही जो है वो जो जीव के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का परिवहन, जल का संचयन और जल का परिवहन, ठीक है, और जो है जल का संरक्षण और तमाम प्रकार के जो है वो जैविक क्रियाएं जो है वो सेल के अंदर जो है वो होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो है मतलब किसी भी जीव के बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो है सेल के द्वारा जो है, सेल जो है अगर सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल जो होती है वो कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जीवों में, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, जैसे कि गोलाकार कोशिका हो गई, राउंड शेप में, ठीक है, गोलाकार और खष्टभुजाकार, बेलनाकार, ठीक है, तो कई प्रकार की अलग अलग आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार के जीवों में। ठीक है, तो ये जीव की बनावट के ऊपर, मतलब कि जीव की साइज और उसके ऊपर भी कोशिका का आकार निर्धारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम कोशिका को डिफाइन कर सकते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका जो है एक शरीर की ऐसी यूनिट होती है, मतलब कि एक कार्यात्मक और प्रकारात्मक इकाई होती है। जैसे हम इसको कि द सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी, मतलब किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक सरल सी डिफिनेशन हम बताते हैं प्लांट सेल की। तो पादप के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो है वो, ठीक है, पौधों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसे हम प्लांट सेल कहते हैं। और प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका का टाइप्स होता है वो होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो कोशिका जो है वो यूकैरियोट्स कोशिका जो है वो प्लांट सेल के अंदर जो है वो पाई जाती है। और प्लांट के अंदर होने वाली, ठीक है, पौधों के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, रेस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, एसेंट ऑफ सैप्स हो गया, और खनिज तत्वों का अवशोषण हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो प्लांट सेल के अंदर ही होती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो प्लांट सेल का अहम रोल होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, इसके कई सारे भाग होते हैं जो आपको हम पढ़ाएंगे। तो जनरली हम एक डिफिनीशन आपको बताएंगे कि प्लांट सेल क्या होता है। डिफिनीशन की अगर बात करें तो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका पौधों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये कोशिकाएं यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक होती हैं, जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंगक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कहने का मतलब प्लांट सेल पौधों की क्या होती है, एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्लांट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पादप कोशिका जो होती है वो किसी पौधे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, जो कि पौधे की संरचना का निर्धारण करती है और पौधों के कार्यों को निर्धारित करती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं,
पादप कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पौधों की संरचना का निर्माण जो है वो प्लांट सेल से होता है, और जो फंक्शनल होता है मतलब कि जो कार्य करते हैं, जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग, ये सब भी प्लांट सेल से ही निर्धारण होता है। तो ये प्रकार से संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक इकाई जो है वो होती है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, जिनमें कि एक स्पष्ट केंद्रक होता है और झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि इसमें जो है ये कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, इनमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और झिल्ली से बंधे जो है वो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है, और इसमें जो है वो झिल्ली से बंधे हुए जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कि ऐसे जो कोशिका है वो अंदर के तमाम प्रकार के जो उसके अंदर पार्ट्स है जो है उसको संरक्षण करने का काम जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये कई प्रकार के जो अंग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको भी संरक्षित करती है। मतलब एक प्रकार से अंगक जो होते हैं वो झिल्ली में एक बंधे हुए होते हैं, जो कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर जो है बंधक होते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि इसके आनुवांशिक गुणों जो है वो संरक्षित होते हैं। ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये सारी कोड जो है उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पादप कोशिका होती है वो भी किसी पौधे की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक इकाई होती है, जो कि किसी जो है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक होती है, और जो किसी भी जिसके अंदर जो है वो पौधों की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे ऊर्जा का उत्पादन हो गया, श्वसन हो गया, खनिज तत्वों का शोषण हो गया, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उसी से निर्धारित होती है। उसे हम पादप कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से इसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि पादप कोशिका पौधों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लांट सेल के माध्यम से ही पौधों में तमाम प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। ठीक है, अगर इसके हम जो है बात करें, अगर इसकी संरचना की बात की जाए, पादप कोशिका की संरचना कैसे होती है, तो एक पादप कोशिका की संरचना में कुछ अनूठी विशेषताएं शामिल होती हैं, जैसे कि एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। कहने का मतलब है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें एक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि एक कठोर दीवार की तरीके से पौधों के अंदर होती है और पौधे की संरचना का निर्धारण करती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पौधे की संरचना का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो वो प्लांट सेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के द्वारा, सेल वॉल के द्वारा किया जाता है, यानी कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई एक परत होती है, जिसे हम जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। ये दीवार की तरीके से कठोर होती है और एक प्रकार से पौधे को स्ट्रक्चर देने काम करती है। ठीक है, पौधे को खड़ा रखने में जो है वो हेल्पफुल होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको संपादन करता है। ठीक है, और एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका यानी कि ओवल्स भंडारण और आक्षेप दाब के लिए, ठीक है, कहने का मतलब है कि एक ओवल्स होते हैं, केंद्रीय रिक्तिकाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं कि जल एवं पिगमेंट्स को संरक्षित करती हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से इसमें कोशिका भित्ति होती है जो कि क्लोरोसेलुलोज की बनी होती है और पौधे को मतलब खड़ा रखने में, पौधे को एक स्ट्रक्चर प्रदान करने में हेल्पफुल होती है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इसमें रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है, जो कि ऊर्जा का भंडारण करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये पानी का और पोषक तत्वों का यानी खनिज तत्वों का और जो पिगमेंट्स होते हैं उनको भंडारित करती हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको बाहर निकालने का काम जो है वो रिक्तिकाएं करती हैं। ठीक है, तो ये जो है होते हैं। और साथ ही साथ जो है विशिष्ट यूकैरियोटिक अंग जैसे कि नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी उपकरण के साथ सभी एक लचीली प्लाज्मा दिल्ली में घिरे होते हैं। मतलब कि कई सारे इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के, केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस, ये सारे इसके डिफरेंट टाइप्स के भाग होते हैं जो कि कई सारे कार्यों को करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं जिसको हम और डिटेल से आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि आप बात करें कोशिका भित्ति की यानी सेल वॉल की अगर बात करें, तो सेलुलोज से बनी एक कठोर बाहरी परत जो कोशिका को क्या करती है, सहारा और सुरक्षा देती है। क्या देती है? सहारा देती है और सुरक्षा देती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन तो कोशिका भित्ति के अंदर होती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी एक कठोर बाहरी परत होती है जो कि कोशिका को क्या करती है, सहारा देने काम करती है और सुरक्षा देने काम करती है। तो सेल वॉल जो है वो पूरा प्रोटेक्शन काम करती है, तमाम प्रकार के जो मतलब कि पौधों में क्या करती है कि जो जल है उसको संरक्षित करती है, बाहरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रवेश को रोकती है। ठीक है, और ये कठोर बाहरी परत होती है जो कि कोशिका को पूरी तरह से सहारा देती है, सुरक्षा देती है। ठीक है, और कि उसको पौधे को खड़ा रखने में काफी हेल्पफुल होती है। और बात करें अगर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की, तो कोशिका भित्ति के अंदर होती है और पादप पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये तमाम प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है,
सूक्ष्म जीव होते हैं, लाइक पैथोजेंस की बात करें, जैसे कि आपके फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके प्रवेश को, मतलब शरीर में, बॉडी के अंदर इसके प्रवेश को क्या करती है, रोकने का काम करती है, जिससे कि किसी प्रकार का उसके अंदर संक्रमण नहीं हो पाता है। तो संक्रमण को रोकने का काम जो है वो ये सेल आपकी मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। और जो बाहरी पदार्थ हैं उसके आवागमन को भी रोकती है, यानी जल को जो है बाहर, अंदरी जल को बाहर नहीं आने देती है, उसका संरक्षण करती है। ये सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो एक प्रकार से काफी प्रोटेक्शन का काम जो है वो करती है। केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की, ठीक है, तो आनुवांशिक सामग्री डीएनए रखता है और कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि ये डीएनए जो है वो, जो डीएनए से पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, जो कि अनुवांशिक जो है वो गुणों को संरक्षित करता है, ठीक है, अनुवांशिक गुणों को संरक्षण करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका स्थानांतरण होता है। तो जो अनुवांशिक गुणों को संरक्षित करता है, इसमें अनुवांशिक गुण विद्यमान होते हैं, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से ही जो है वो जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो जो है ट्रांसमिट होते हैं। तो न्यूक्लियस में भी आपके तमाम प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसके पश्चात जो है पौधों में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है, ठीक है, अनुवांशिक गुणों के लिए। इसमें जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, ठीक है, कई सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर होती हैं कोशिका विभाजन की, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो महत्वपूर्ण अंग होता है कोशिका का। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फूड मेकिंग का स्थल, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो एक हरा भाग होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है, रंजक होता है, जिसकी सहायता से जो है वो पौधे सूर्य की प्रकाश में भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है पौधों के अंदर जिसके द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं पौधे और ग्लूकोज यानी शर्करा का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो जल होता है उसके माध्यम से शर्करा का निर्माण करते हैं और भोजन जो है वो बनाते हैं। डिटेल्स इसमें आपको आगे जो है वो जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी जो है क्लोरोप्लास्ट काफी महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ओक्यूल्स की। रिक्तिका की बात करें वैक्यूल की, तो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका जो पानी, पोषक तत्वों और अपशिष्ट को संग्रहित करती हैं और स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर बनाए रखती हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल की, तो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका जो पानी, पोषक तत्वों और अपशिष्ट को संग्रहित करती हैं और स्फीत दाब यानी टर्गर प्रेशर बनाए रखती हैं। तो ये जो वैक्यूल्स होती हैं ये जो है जल हो गया, पोषक तत्व यानी खनिज तत्व हो गया, रंजक हो गया, पिगमेंट्स, इसको संरक्षित करती हैं, कंजर्व करती हैं। और इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालने का काम जो है वो करती हैं। तो एक प्रकार से मतलब कि ये फिल्टर का काम करती हैं, फिल्टरिंग का काम करती हैं, ठीक है। जल से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है पोषक तत्वों से उसको बाहर निकाल देती हैं और शुद्ध करने का काम उसे करती हैं, ठीक है। तो ये आपकी केंद्रीय रिक्तिका होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये टर्गर प्रेशर के द्वारा होती हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है छात्रों, मतलब कि जो है पोषक तत्वों से और जल से, रंजक से अशुद्ध जो पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसको बाहर निकालना किसके द्वारा होता है, टर्गर प्रेशर के द्वारा होता है। और टर्गर प्रेशर के माध्यम से ही जल का, पोषक तत्वों का स्थानांतरण शरीर के विभिन्न भागों में होता है पौधों के अंदर। तो इस प्रकार से जो है वो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स के बॉडी के अंदर। बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन का उत्पादन करता है और कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट अंग होता है कोशिका के अंदर, ठीक है। इसे हम ऊर्जा पावर हाउस के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और एनर्जी का जो है ट्रांसमिशन होता है डिफरेंट टाइप्स के पार्ट में जो है वो प्लांट्स के अंदर।
साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका को भरने वाला जेली जैसे पदार्थ जिसमें अन्य कोशिकांग तैरते रहते हैं, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जो है वो एक तरल द्रव पदार्थ जो है वो तैरता रहता है, ठीक है। कोशिका के अंदर एक तरल द्रव पदार्थ जो है वो तैरता हुआ रहता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये कि एक प्रकार का जेली जैसा जो है वो पदार्थ होता है जो कि तैरता रहता है और अन्य भागों में उसको पहुंचाता रहता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जल का होता है, इसमें 80% 90% जल होता है, ठीक है। तो जल की मात्रा इसमें पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे ER कहते हैं, और गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है प्रोटीन और लिपिड के निर्माण और परिवहन में मदद करते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। लिपिड का मतलब है एक प्रकार की वसा होती है, तो प्रोटीन और वसा का निर्माण यानी लिपिड्स का निर्माण जो है वो जो है पौधों के अंदर जो है वो ये करते हैं और उसका स्थानांतरण करते हैं, विभिन्न भागों में उसका जो है स्थानांतरण, उसका परिवहन करते हैं। ये इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम से होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सेल के अंदर जो है पादप कोशिका के अंदर जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, किसके माध्यम से होता है, किस अंग से माना, प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की अगर देखें, ठीक है, तो ये जितने पार्ट्स पढ़ा दिए उसके हम अंगों की बात करें, अगर उसको हम आपको डिफरेंट उसके दिखाना चाहें सेल को, तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। एग्जाम में अगर बनाने के लिए आ जाए तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो आपके प्लांट सेल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ये आपका चतुर्भुजाकार, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये आपकी जो है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती हैं, सेल वॉल होती है जिससे कि इसको कोशिका पौधों को स्ट्रक्चर प्रदान करती है, एक कठोर परत होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसके मध्य में स्थित होती है जो कि बाहरी पदार्थों के आवागमन के जो है रोकती है, पैथोजेंस के आवागमन को रोकती है और इन्फेक्शन से पौधे को बचाती है। तो ये जो है काफी हार्ड होती है, ये सॉफ्ट होती है, तो अलग अलग परत इसके अंदर पाई जाती हैं। ये आपका जो है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है हरे रंग का जो है होता है, जिसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये जो है आपके पौधों के अंदर होता है और ये आपके क्लोरोफिल के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं यानी रिक्तिकाएं, ये जो है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसको बाहर निकालता है और जल का और पोषक तत्वों को शुद्ध करता है, ठीक है, संरक्षित करता है प्लांट सेल के अंदर। ये आपके ये राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा का उत्पादन कहा जाता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है प्लांट सेल का। ये आपके क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इस प्रकार से होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं, जीन्स कोड होते हैं, ठीक है, जो कि अनुवांशिक गुणों को जो है हस्तांतरित करता है, अनुवांशिक गुणों को संरक्षित करता है। तो ये आपका न्यूक्लियस होता है, इसे केंद्रक कहते हैं हिंदी में। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के पार्ट हैं, बिल्कुल अच्छे से इसको हमें याद रखना है एग्जाम पर्पज के लिए। मेन फंक्शन की अगर बात करें कि मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है, प्लांट सेल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पौधों की कोशिकाएं पौधों के जीवन की मूलभूत इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। तो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो पौधों के मूलभूत इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाना, ठीक है। तो जो कि प्रकाश संश्लेषण है, सूर्य के प्रकाश जो है वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं। पोषक तत्व जल परिवहन,
यानी कि पोषक तत्वों के जल का परिवहन जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से पोषक तत्वों के जल का परिवहन होता है। ठीक है, और उन्हें सहारा देना कोशिका भित्ति और स्फीति, भंडारण, रिक्तिका और प्रजनन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पौधों की कोशिकाएं पौधों के जीवन की मूलभूत इकाइयां होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी प्लांट की। ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से उसमें भोजन बनाते हैं और पोषक तत्व यानी जल परिवहन, ठीक है, पोषक तत्वों के जल परिवहन जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से जो है होता है। ठीक है, जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है और उसे सहारा देना। ठीक है, पौधों को सहारा देना किसके माध्यम से, कोशिका भित्ति के माध्यम से उसे सहारा देना। ठीक है, भंडारण करना। ठीक है, जो पोषक तत्व हैं और जो पिगमेंट्स हैं उसको भंडारित करने काम करती हैं, उसे शुद्ध करने काम करती हैं और तमाम प्रकार के प्रजनन से संबंधित कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो कोशिका होती है वो तमाम प्रकार की जैविक क्रियाओं के संचालन में हेल्पफुल होती है। जैसे कि आपका प्रकाश संश्लेषण हो गया जिसमें हम सूर्य के माध्यम से पौधे क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, रक्त का परिवहन हो गया जिसमें जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, इसके अलावा प्रजनन हो गया जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर। ये तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो पौधे करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और अंगक जीवित रहने और विकास को सक्षम बनाते हैं। तो ये जितने भी अंग है वो पौधों को कोशिका होती है वो पौधों को जीवित रखने में और उसके वृद्धि एवं विकास को जो है वो संचालन करती है। तो इस प्रकार से कोशिका के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है वो होते हैं। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो कई सारे कार्य होते हैं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो गया, थोड़ा सा डिटेल में भी हम बता दिए आपको। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके उसे पानी में परिवर्तित करते हैं और उसे ग्लूकोज भोजन में बदलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की जो वो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने काम करती है। इसमें जो जल होता है, ठीक है, प्रकाश के साथ जो है वो ऊर्जा का ग्रहण करके परिवर्तित करती है। ठीक है, तो जो जल होता है, जल को जो है जो पौधों के अंदर जल होता है, जल को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है शर्करा में और उससे भोजन बनाने का कार्य करती है और उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है सेल के अंदर। अगला क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो प्लांट सेल में ऊर्जा का उत्पादन होता है किसके द्वारा, कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ करके कोशिका गतिविधियों के लिए ऊर्जा एटीपी मुक्त करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ करके जो है वो ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी कि एटीपी का उत्पादन करता है। ठीक है, एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो कोशिका की तमाम प्रकार की गतिविधियां होती हैं उसके संचालन के लिए ऊर्जा जो है आवश्यक होती है और ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन तो जाइलम जल खनिज पदार्थों को स्थानांतरित करता है और फ्लोएम पूरे पौधे में भोजन शर्करा को स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं, जाइलम जल से और फ्लोएम फल से। तो इस प्रकार से जो है वो जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, तो ये जो है परिवहन का काम भी प्लांट सेल के अंदर होता है जिसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो इस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी जल और पोषक तत्वों का परिवहन किसमें होता है, कोशिका के माध्यम से होता है। ठीक है, जिसे हम एसेंट ऑफ सैप्स कहते हैं और जिससे पौधों में विभिन्न भागों में पोषक तत्व और जल का संवहन होता है जिससे कि पौधे वृद्धि एवं विकास प्रॉपर रूप से करते हैं और उसके प्रत्येक अंग को जो है वो जल और पोषक तत्व प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण कार्य होता है आपके कोशिका का। ठीक है, इसके बाद सहारा, प्रॉप्स एंड स्ट्रक्चर की बात की जाए, सहारा और संरचना की बात की जाए, तो कोशिका के जो है वो एक प्रकार से जो सेल होती है वो पौधे को सहारा देती है और इस पौधे की संरचना का निर्धारण भी करती है। यानी कि जो सेल वाल होती है, सेल वाल जो होती है कोशिका भित्ति, वो पौधों को स्ट्रक्चर प्रदान करती है और सहारा प्रदान करती है, जिससे पौधे जो है वो प्रॉपर रूप से खड़े रहते हैं। तो कठोर कोशिका भित्ति ढांचा प्रदान करती है, जबकि बड़ा केंद्रीय रिक्तिका कठोरता के लिए टर्गर दबाव बनाए रखता है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर के माध्यम से, टर्गर प्रेशर के माध्यम से जो है वो ये कोशिका के अंदर क्या होता है, टर्गर प्रेशर के माध्यम से जो है पौधे को खड़ा रखना और पौधे की संरचना का निर्माण करना, ये जो है आपका जो है वो कोशिका के माध्यम से होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति को ढांचा प्रदान करती है और बड़ा केंद्रीय रिक्तिका कठोरता के लिए टर्गर प्रेशर भी काम, तो टर्गर प्रेशर के माध्यम से ही जो है वो पौधे को स्ट्रक्चर प्रदान करती है और तमाम प्रकार के जो है वो जो पदार्थ होते हैं उसको विभिन्न भागों में पहुंचाती है, जल को पहुंचाती है और बाहरी पदार्थों को अंदर प्रवेश से रोकती है। तो ये सारे जो है वो आपके कोशिका का कार्य होते हैं, कोशिका के विभिन्न भागों का कार्य होते हैं। भंडारण और अपशिष्ट, स्टोरेज एंड वेस्ट, रिक्तिकाएं पानी, पोषक तत्वों, रंजकों को संग्रहित करती हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करती हैं। ठीक है, तो स्टोरेज एंड वेस्ट का काम भी कोशिका करती है। स्टोरेज एंड वेस्ट का काम जो है वो कौन करता है, जो रिक्तिकाएं होती हैं। तो रिक्तिकाएं क्या करती हैं, कोशिका के अंदर जो है वो जल का, पोषक तत्वों को का, रंजक यानी पिगमेंट्स का संरक्षित करती हैं, कंजर्व करती हैं और उससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने का काम जो है वो करती हैं। ये जो है इस प्रकार से भंडारण और अपशिष्ट का निकालने का कार्य जो है वो दोनों जो है वो कोशिकाएं के माध्यम से ही पौधों में संपन्न होता है। ठीक है, नियंत्रण और वृद्धि की बात करें, कंट्रोल एंड ग्रोथ की बात की जाए, तो केंद्रक में डीएनए होता है। ठीक है, यह कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करता है और वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन को सक्षम बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है और न्यूक्लियस में जो है वो डीएनए, आरएनए मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से डीएनए, आरएनए आनुवांशिक गुण होते हैं, जिसमें कि जो है प्रॉपर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन के पश्चात जो है वो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का। ठीक है, और पौधों के अंदर वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन को सक्षम बनाता है। ठीक है, जिससे कि नए पौधे का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है वो आनुवांशिक गुण जो है वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। तो जिसे हम कह सकते हैं कि नियंत्रण करने का कार्य और वृद्धि करने का काम भी कोशिकाएं करती हैं। वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिकाओं के माध्यम से ही संपन्न होती है प्लांट्स की। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सेल का और कई सारे फंक्शन हैं जो हमने बता दिए। अगला जो फंक्शन है प्लांट सेल का सॉरी, वो है सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो कोशिका भित्ति रोगजनकों के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती है और पानी के सेवन से होने वाले विस्फोट को रोकती है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। तो कोशिका भित्ति क्या करती है, पूरी तरह से जो है वो कोशिका रोगजनकों के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति के रूप में। ठीक है, सिक्योरिटी कैसे काम करती है, जो कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ये जो है रक्षा पंक्ति के रूप में कोशिका के विभिन्न भागों को रक्षा प्रदान करें, अंदर जो कोमल अंग है उसको प्रोटेक्शन देती है और तमाम प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं लाइक कवक, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके प्रवेश को रोकती है। ठीक है, इनके प्रवेश को कोशिका के अंदर रोक
रोकती है और विभिन्न प्रकार से बीमारियों से कोशिका की रक्षा करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो अनावश्यक पदार्थ जो है वो कोशिका के अंदर नहीं जा पाते हैं, जैसे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है और पूरी तरह से सुरक्षा उसको मिलती है। तो इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट रोल है सुरक्षा का। तो कोशिका पूरी तरह से सुरक्षा करती है प्लांट की, ठीक है, सेल की सुरक्षा काम करती है। तो इस प्रकार से ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है, इसका सिक्योरिटी। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है डिफिनीशन ऑफ प्लांट सेल यानी प्लांट सेल की परिभाषा आपको बता दी। प्लांट सेल के कौन कौन से भाग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट उसके बता दिए, और इसका संरचना कैसी है, कोशिका की संरचना कैसी होती है वो हमने आपको बताया, और कोशिका के क्या कार्य होते हैं प्लांट सेल पौधों के अंदर वो हमने आपको डिटेल से बताया। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यही एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।